नमस्कार साथियों, इनसाइड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि ये मध्य प्रदेश की जियोग्राफी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हम अभी तक हमने जो वीडियोज़ डिस्कस किए उसमें जो आखिरी के 3 वीडियोज़ थे उसमें हमने मध्य प्रदेश की नदियों या अफवाह तंत्र के बारे में संपूर्ण चर्चा की थी, जिसमें सभी तरह के सभी फैक्ट उसमें क्या किए गए थे, समाहित किए गए थे। ठीक है, अब आज के जो वीडियो हम चालू करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएँ। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इनको चालू कर रहे हैं। तो अब जो मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही, परियोजनाएं चल रही हैं, उसको क्या है 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। पहला, उनकी क्षमता के आधार पर 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है वृहद, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु। तो ऐसी परियोजनाएं जिनका क्या है जिनकी क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक की है उनको वृहद परियोजनाएं कहते हैं। जिनकी क्षमता 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य है उनको क्या कहते हैं, मध्यम परियोजनाएं कहते हैं। और जिनकी क्षमता 2,000 हेक्टेयर से कम होती है उसको क्या कहते हैं, हम लघु परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है, समझ गए। बृहद परियोजना, मध्य परियोजना और लघु परियोजना को किस आधार पर डिवाइड किया जाता है, उनकी क्षमता के आधार पर डिवाइड किया जा सकता है, सिंचित क्षेत्र के आधार पर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रदेश में विकास क्रम क्या रहा इनका, जो सिंचाई परियोजना नदी घाटी परियोजना रही उसका। तो देखो, मध्य प्रदेश में 1923 में बेनगंगा नहर निकाली गई थी। कब? 1923 में। बेनगंगा नहर कब बनी थी? 1923 में, अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा कि 1927 में मुरैना में पगारा बांध, जो कहाँ है, आसन नदी में है, आसन नदी में बना हुआ है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि 1927 में मुरैना में पगारा बांध बनाया गया। कौन सी नदी में बनाया गया? आसन नदी पर बनाया गया था। यह सिंचाई परियोजना का प्रथम बृहद उदाहरण था हमारे यहाँ पे। ठीक है, कौन सा? प्रथम बृहद उदाहरण है हमारे यहाँ पे सिंचाई परियोजना का। कौन सा? आसन नदी पर बना हुआ पगारा बांध। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है पगारा बांध कहाँ है? मुरैना में है। कब बना था? 27 में। किस नदी पे? आसन नदी में। ठीक है, और 1923 वाला बेनगंगा नहर का आपको याद ही रखना है। अब चलते हैं नदी घाटी परियोजनाओं को चालू करने के पहले कुछ सामान्य चीज़ें देख लेते हैं, जिसमें आता है सिंचाई परियोजनाओं के जो सामान्य छोटे साधन उपलब्ध हैं वो। नदी घाटी परियोजनाएं तो क्या है, बहुत बड़े साधन हैं, ठीक है, सिंचाई के, लेकिन उसके अलावा कुछ छोटे छोटे साधन उपलब्ध हैं, उनको देखते हैं। जिसमें क्या है, नहर, तालाब, कूप, नलकूप और झील वगैरह ये सब वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, तो इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका कुएँ एवं नलकूप। तो कुएँ और नलकूप जो है वो हमारे प्रदेश में सिंचाई का सबसे आसान साधन है, सबसे बड़ा साधन है, सबसे ज़्यादा सिंचाई इन्हीं से होती है। ठीक है, प्रथम साधन यही है। अच्छे से याद रखिएगा, प्रदेश में हमारे सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? इन्हीं साधन से होती है, कुएँ और नलकूप से होती है। लगभग 67%, कुल सिंचाई का लगभग 67% कुएँ एवं नलकूप से सींचा जाता है। ठीक है, जो इसका जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है कुएँ और नलकूप का सर्वाधिक, तो आपको देखेंगे कोई भी क्षेत्र छूट नहीं रहा खास पर। बुंदेलखंड भी है आपका, सतपुड़ा भी है, मध्य नर्मदा घाटी भी है, चंबल भी है और मालवा भी है। ठीक है, मतलब प्रदेश का लगभग पूरा क्षेत्र क्या है, इससे कहीं ना कहीं आंशिक रूप से या अधिक मात्रा में कहीं ना कहीं सिंचित हो रहा है। ठीक है, अगला कि कुएं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? मंदसौर में की जाती है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। कुएं से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? मंदसौर में। मंदसौर की टोटल सिंचाई का 82% काहे से होता है? आपका कुएं से होता है। ठीक है, अगला पॉइंट यह है कि नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? उज्जैन में होती है। उज्जैन में सर्वाधिक सिंचाई किस चीज़ से होती है? नलकूप से होती है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, और नलकूपों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है? इंदौर में है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? उज्जैन में। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपका इंदौर में। ठीक है, कितना है वो? 88% है। तो ये आपका क्या था? सिंचाई के साधनों में पहला कुएं एवं नलकूप के संबंध में जानकारी थी। दूसरा आता है आपका यहाँ पे नहरें। अब नहरों में जैसे तो आपने एक देख लिया, बेनगंगा नहर आपके यहाँ जो बनी थी, सबसे पहली नहर हो गई, 1923 की बनी थी। ठीक है, उसको याद रखना है आपको। इसके अलावा हम नहरों के बारे में देखते हैं। नलकूपों के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर आता है सिंचाई साधनों के रूप में वो है नहरों का। कितने प्रतिशत? 16.9, लगभग की 17% क्या है, सिंचाई नहरों से हो रही है। नहरों में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? होशंगाबाद में। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? होशंगाबाद में। बाकी आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में उसकी सिंचाई मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप क्या याद रखना है? होशंगाबाद याद रखना है। प्रमुख नहरों के बारे में देखते हैं। प्रमुख नहरों में सबसे पहली नहर आती है आपकी बेनगंगा। इसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया, कब बनी? 1923 में बनी। कहाँ बनी? सिवनी में। सिंचित क्षेत्र का इसका बालाघाट और सिवनी है। बाकी कुछ पोर्शन कहाँ है इसका? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है? बालाघाट सिवनी है, सिवनी में अवस्थित है, सिवनी में बनी हुई है। और कब बनी थी? 1923 में बनी थी। अगला आता है हलाली नहर। हलाली नहर आपकी कहाँ है? रायसेन विदिशा सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
रायसेन और विदिशा की सीमा पर स्थित है, विदिशा जिले में। ठीक है, कहाँ है? विदिशा जिले में। तीसरा आता है आपका चंबल नहर। चंबल नहर कहाँ है? मुरैना में है। चंबल नहर कहाँ है आपका? मुरैना में है। तो इससे जो लाभान्वित जिले भी होंगे वो सब क्या है? मुरैना के आसपास है, चंबल संभाग के जिले होंगे। ठीक है, अगला आता है आपका तवा नहर। तवा नहर कहाँ है आपकी? होशंगाबाद में है। ठीक है, अच्छे से याद रखिए, कहाँ है तवा नहर आपकी? होशंगाबाद में। फिर आता है आपका वारणा नहर। वारणा नहर आपका कहाँ है? रायसेन में है। कहाँ है आपका वारणा नहर? रायसेन में अवस्थित है। ठीक है, तो ये क्या था आपका? पूरा सिंचाई का दूसरा साधन नहर था, जिसमें हमने प्रदेश की प्रमुख नहरों के बारे में भी जाना। आपके लिए ये व्यापम के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, खास करके उनकी लोकेशन याद रखना। आगे चलते हैं, तालाब जो तीसरा माध्यम है। तालाबों का सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था हमारे प्रदेश में? चंदेल शासकों द्वारा। कहाँ करवाया गया था? खजुराहो में। अच्छे से याद रखना है, प्रदेश में तालाबों के प्रथम निर्माण कहाँ से मिलते हैं? निर्माण की जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? चंदेल शासकों के खजुराहो में बनाए हुए तालाबों से। ठीक है, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? बालाघाट में होती है। अच्छे से याद रखिएगा, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? बालाघाट में होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई हमने देखा था होशंगाबाद में होती है। ठीक है, होशंगाबाद में होती है आपकी, यहाँ पे हमने देखा था इसको। आगे देखते हैं, अब इसमें कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। अन्य तथ्यों में आता है कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक सिंचित जिला क्या है आपका? होशंगाबाद है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक सिंचित जिले की बात हो रही है, वो क्या है? होशंगाबाद। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम सिंचित जिला क्या है? क्या है आपका? डिंडौरी है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल में होशंगाबाद, न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल में डिंडौरी। ठीक है, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक सिंचित क्या है आपका? दतिया है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक सिंचित क्या है आपका? दतिया है। और प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम सिंचित क्या है आपका? डिंडौरी है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक सिंचित दतिया है, प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम सिंचित क्या है आपका? डिंडौरी है। ठीक है, और सबसे कम भूजल भंडार वाला जिला क्या है आपका? बुरहानपुर है। भूजल भंडार सबसे कम कहाँ है आपका? बुरहानपुर में। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। फिर अगला जो आखिरी फैक्ट है वो क्या है कि मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में की गई थी, इसको याद रखना है। ठीक है आपको। अब आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में जो कुछ झीलें हैं उनको देख लेते हैं, प्रमुख प्रमुख झीलें जो प्रदेश की हमारे। ये मध्य प्रदेश जो प्रमुख झीलें हैं उनमें पहला आता है भोजताल। भोजताल कहाँ है आपकी? भोपाल में है। इसके संबंध में आपको जो सामान्य जानकारी आपको पता है उसको याद रखना है कि राजा भोज ने इसको बनवाया था। ठीक है, जो आपको प्रमुख जानकारी याद रखनी है इसके संबंध में वो है कि ये है कि 2002 में इसको रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसको 2002 में रामसर साइट के रूप में क्या किया गया था? रिकॉग्नाइज किया गया था। रामसर साइट क्या होती हैं? तो ईरान में क्या हुआ था? 1972 में एक समझौता हुआ था ईरान के शहर, किस शहर में? रामसर शहर में। ठीक है, समझौता, उसके तहत क्या करना था? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना था। ठीक है, आर्द्र भूमि मतलब जो दलदली प्रदेश होते हैं, जो झीलें होती हैं, जो तालाब वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों को क्या करना था? संरक्षण करना था। ठीक है, तो उस समय से क्या है यहाँ पे इन सब चीज़ों को संरक्षित किया जाने लग गया उस प्रोजेक्ट के तहत। उसमें से मध्य प्रदेश का जो भोजताल है एकमात्र शामिल है उसमें। उसको कब शामिल किया गया? 2002 में शामिल किया गया। अगला आता है सिरपुर झील। सिरपुर झील आपकी कहाँ है? इंदौर में है। ये भी रामसर साइट के रूप में प्रस्तावित है। ठीक है, भोपाल वाली जो है भोजताल उसको दर्जा प्राप्त है पहले से, ये क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है, सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया? प्रस्तावित किया गया रामसर में शामिल करने के लिए। तीसरी आती है आपकी यशवंत सागर झील। यशवंत सागर झील भी कहाँ? आपकी इंदौर में है। चौथी है मुंज सागर झील। मुंज सागर झील आपकी कहाँ है? धार में है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा वाकपति मुंज के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, राजा वाकपति मुंज के द्वारा करवाया गया था मुंज सागर झील का निर्माण। अगला है आपका सांख्य सागर, माधव सागर एवं जाधव सागर झील। क्या क्या है? सांख्य सागर, माधव सागर, जाधव सागर झील। ये सब कहाँ है? शिवपुरी में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, ये सब एक ही है, एक ही का नाम है, जो कहाँ स्थित है? आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। और अगला आता है आखिरी झील, वो है चिड़िखो झील। चिड़िखो झील कहाँ है आपका? नरसिंहपुर में, राजगढ़ में स्थित है। ठीक है, नरसिंहपुर जो अभ्यारण्य है उसमें स्थित है आपकी चिड़िखो झील। और ये नरसिंहगढ़, अच्छा नरसिंहगढ़ है, नरसिंहगढ़ के कहाँ है? उसमें स्थित है आपके राजगढ़ में। ठीक है, चिड़िखो झील अभ्यारण्य में। तो ये पूरा क्या था आपका? मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन थे। ठीक है, जिसमें हमने नदी घाटी परियोजनाओं के तहत जो सिंचाई के प्रमुख प्राथमिक साधन उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम नदी घाटियों के बारे में, नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, सेक्शन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।